के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और जनरल साइंस में यहाँ हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही प्रकार के क्वेश्चनों को अपन यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चनों के साथ में हम उन जो आंसर्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे और उनसे रिलेटेड और जो अदर क्वेश्चन बनते हैं वहां तक भी अपन पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति दलदल में फंस रहा है, जैसे मान लीजिए ये कोई दलदल वाली नम भूमि है और इसमें कोई व्यक्ति यहाँ इस प्रकार से दलदल में फंस चुका है, तो उसको ये कहा जाता है कि लेट जाइए थोड़ा, यानी कि आप पीछे की तरफ लेट जाइए। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ऑप्शन दिए गए हैं कि क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ जाएगा, दाब और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, सभी कारण सही हैं। तो इसका सही आंसर तो आप देख पा रहे हैं, यह है इसका आंसर। और ये क्यों है इसका आंसर सही वो अपन समझेंगे। देखिए एक फार्मूला है इसके लिए कि दाब बराबर होता है बल, बल बोल दीजिए, प्रघात बोल दीजिए, एक ही बात है, बटा क्षेत्रफल। अब इस फार्मूले से आप ये देख पा रहे हैं कि अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब कम होता है और क्षेत्रफल यदि कम होता है तो दाब बढ़ता है, क्योंकि ये इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी कि प्रेशर जो है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन ए यानी कि एरिया। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लीजिए इसको आप ऐसे समझिएगा कि आपके पास एक ईंट है और उसको आपने इस प्रकार से रख रखा है, और अगर आप इसी ईंट को ऐसे रख देते हो तो कौन सी ईंट ज्यादा दाब डालेगी? देखो यहां पर जो एरिया है वो इतना ही है, तो एरिया कम है, यहां एरिया कम है, ठीक है, तो प्रेशर ज्यादा होगा। एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। यहां एरिया बढ़ चुका है, यहां से यहां तक इतना एरिया, क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब जो है, यानी कि क्षेत्रफल कम होने से, क्षेत्रफल बढ़ने से यहां दाब, क्षेत्रफल बढ़ गया है, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात है, दलदल में फंसा व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा है, यानी जिस प्रकार से ईंट है वैसे ही, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा है, और परंतु जब इसको लेटने की सलाह दी जाएगी तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो अगर वो सीधा खड़ा है तो दलदल में जल्दी नीचे पहुंचेगा, दलदल में जल्दी फंस जाएगा। ठीक है, और अगर वो लेट जाता है इस प्रकार से तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाता है, जिससे उसको नीचे की तरफ जाने में अधिक समय लगेगा। ठीक है, और तब तक उसको बचाने के लिए कोई ना कोई उसको हेल्प मिल जाएगी। क्लियर? वो तो बाद की बात है, हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है, परंतु यहां पर ये समझ रहे हैं कि लॉजिक समझ रहे हैं इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन जो है वो लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं और उनके पीछे कोई ना कोई फार्मूला, फिजिक्स का फार्मूला जरूर होता है, उससे अपन को इनको याद रखना होता है। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ताप और ऊष्मा वाले पॉइंट से है। गलत कथन पहचानिए। यहां कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से अपन को गलत को चूज करना है। पहला है ऊष्मा ग्रहण करने से वस्तु का ताप बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक वस्तु है ये, और अपने इसको हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, नीचे से इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते जाएंगे तो इसका तापमान बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा। ऊष्मा एक प्रकार की संचित ऊर्जा है, ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो कि संचित होती है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए 2 वस्तु है, इसका तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी वस्तु का तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस है, ये दूसरी वस्तु है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ तापमान जो है वो उच्च ताप से निम्न की ओर, यहाँ ऊष्मा का प्रवाह होगा। देखो ऊष्मा और ताप में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, वो कंफ्यूज पहले मैं दूर कर देता हूं। तापमान तो किसी वस्तु में संग्रहित जो ऊष्मा है उसको दर्शाता है। जैसे मान लीजिए 20 डिग्री तापमान है इस वस्तु का, तो इसमें जो संग्रहित ऊष्मा है वो 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि तापमान कहलाएगा। तापमान का कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, ऐसा नहीं कि यहां से 2 डिग्री तापमान इसमें चला गया
प्रवाह हमेशा उष्मा का होता है, यानी कि उष्मा एक से दूसरे में स्थानांतरित होती है, और उष्मा जब ट्रांसफर होती है तो वो तापमान को बढ़ाती या कम करती है। जैसे इसका तापमान 20 डिग्री है, इसका 10 है, तो अधिक से कम की ओर तापमान जाएगा, तो इसका तो बढ़ेगा, इस वस्तु का तापमान तो बढ़ेगा क्योंकि उसमें उष्मा ये ग्रहण कर रहा है, और इस वस्तु से तापमान यानी कि उष्मा निकल रही है, उष्मा निकलती है तो इसका तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ताप तो किसी वस्तु में फिक्स होता है और उष्मा जो है वो एक से दूसरे में स्थानांतरित होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका तापमान 20 था, लेकिन जब उष्मा निकलेगी तो इसका तापमान घट जाएगा, 20 से 19 हो जाएगा, 18, 17। ठीक है, और इन दोनों का जब औसत हो जाएगा यानी कि इसका 20 में आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, दोनों वस्तुओं का तापमान। ये उष्मा का ट्रांसफर कब तक होगा, उष्मा का स्थानांतरण कब तक होगा, जब तक इन दोनों का तापमान एक जैसा नहीं हो जाए। 15 डिग्री सेल्सियस होते ही यहां उष्मा का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। 1 कैलोरी बराबर 10 जूल होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो सही आंसर इसका देखो ये 4 नंबर है। वास्तव में होता क्या कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। ठीक है, एक नाम होता है किलो कैलोरी। ठीक है, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होते हैं। देखो किलो का मतलब ये 1000 होता है। ठीक है, जैसे किलोग्राम है, किलोमीटर है, किलोलीटर है ये। चलिए आते हैं फिर प्रकाश वाले टॉपिक से क्वेश्चन। अपन उन्हीं टॉपिकों को अपने चूज किया है जो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं। प्रकाश वाले टॉपिक में से दर्पण का क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं यदि दर्पणों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। देखो समतल दर्पण, प्लेन मिरर जिसको कहते हैं, मैंने एक दर्पण यहां से अरेंज कर दिया। ठीक है, दूसरा दर्पण मैंने यहां इस प्रकार से ऐसे अरेंज कर दिया, और यहां अपने को एक वस्तु रख दी, ये कोई वस्तु है, और इन दर्पणों को अपने इन दोनों के बीच में कोई कोण है, यदि 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इन दर्पणों के बीच में इस वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंब जो बनेंगे, एक प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब, और तीसरा प्रतिबिंब यहां इन दोनों के बीच में यहां बनेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, इसको अपन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इस सूत्र से इसको याद करेंगे कि प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, नंबर, एन का नंबर है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, 360 डिग्री जो है उसको डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। दर्पणों के मध्य कोण कितना डिग्री का कोण है, अगर 90 का तो 90 से उसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 60 डिग्री का तो 60 से कर देंगे, 30 है, 45 है, 50 है, जो भी है, और -1। देखो इसमें इसका भाग देने के बाद में अपन माइनस करेंगे। ये जो यहां जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो खास बात ये है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है दो दर्पणों के बीच में, तो 360 को 90 से डिवाइड किया तो आएगा 4 में से अपन 1 घटाएंगे तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, अब देखो इससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन और मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर यहां प्रतिबिंबों दर्पणों के बीच में कोण 50 डिग्री है, कोण कितना 50 डिग्री का, तो अपन कैसे करेंगे, 360 बटा 50। ठीक है, और ब्रैकेट में बंद कर देंगे -1। तो 360 को 50 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 अपन ने कट कर दिया मान लीजिए, तो ये कितना हो गया, 7 बार गया। ठीक है, 7.2 आएगा, भाग देंगे तो 7.2 में से अपन -1 करेंगे तो कितना आएगा, 6.2। कितना आएगा, 6.2। अब देखो यहां पर जो 6 प्रतिबिंब है वो तो पूरे के पूरे बनेंगे, 6 प्रतिबिंब जो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखा देंगे, और 7वां प्रतिबिंब है उसका 0.2 वाला भाग बन चुका है, 10 में से 0.2 भाग बन गई। तो इसका आंसर हमें हमेशा 7 ही लिखना है। नेक्स्ट संख्या लेनी है, चाहे वो 6.1 हो, 6.2 हो, 6.3, 6.4, 5, 6, 6.7, 6.8 या 6.9 क्यों ना हो, या 6.1 हो, हमेशा अगली डिजिट ही अपन लेंगे, क्योंकि 6 प्रतिबिंब तो पूरे बन चुके हैं, 7वें प्रतिबिंब का हमें 0.2 यानी कि इतना भाग और दिखाई दे रहा है, 10 में से 2% भाग हमें देख रहे हैं, 100 में से 20% हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कई बुक्स में या कई वीडियोस में आप देखोगे वहां आपको ये कहा जाएगा उसमें से -1 नहीं करना है, सम संख्या, विषम संख्या, कुछ ऐसे आपको लॉजिक मिलेंगे, वो सारे गलत हैं। यहां 7.2 में से अपन ने -1 किया तो 6.2 आ गया, तो इसका मतलब यह है कि 6 प्रतिबिंब पूरे बन गए, 7वां प्रतिबिंब का 0.2 अंश हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर हमें अगली संख्या लेंगे, राउंड फिगर में 7 ही लेंगे। ठीक है, इससे आपको याद रखना है हमेशा।
सम संख्या विषम संख्या का कोई खेल नहीं है इसमें। अक्सर यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप उसको दिमाग में से निकाल दीजिए, आपको अगली संख्या लेनी है। 6 प्रतिबिंब पूरे बन गए, 7वां प्रतिबिंब आपको 7वां तो प्रतिबिंब उसका 0.2 भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको 7 प्रतिबिंब, उसका आंसर 7 लिखना है। चौथा क्वेश्चन केमिस्ट्री से, अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन। मंच पर कृत्रिम धुआं या बादल बनाने के लिए उपयोग लेते हैं। देखो जो मंच होता है, स्टेज होता है, उसके ऊपर जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े शो होते हैं या टीवी वगैरह में अपन देखते हैं, नाटक वगैरह में, वहां कुछ कृत्रिम धुआं या बादल बनाया जाता है। तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है? उसका सही आंसर है द्रव्य नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, उसको अपन कंप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा? द्रव अवस्था में आ जाएगी। ठीक है। ऑक्सीजन आप जानते हो केवल O होता है, तो वो तो होता है नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल गए O2, ऑक्सीजन जो अपन सांस में काम में लेते हैं, श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं। और ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को जलाने में सहायक है। और जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिल जाते हैं, O प्लस O प्लस O, तो O3 बन जाता है, जिसे ओजोन कहते हैं। ओजोन गैस वायुमंडल में जो समताप मंडल के ऊपर है, और सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, पैराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है, इसलिए इसको ओजोन को पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आप सभी जानते हो, हाइड्रोजन एक गैस है, और हाइड्रोजन परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन का एक अणु बन जाएगा। और हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है, और इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है। सबसे हल्की तो होती है, परंतु विस्फोटक गैस है, क्योंकि ये खुद जलती है, आग पकड़ लेती है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जानते हो, कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन के अणु मिल गए, तो यहाँ पर 2 परमाणु मिल गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में सहायक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन देखो, पहला इसका आंसर सही है, किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरण। ठोस जब वाष्प में बदल जाता है तो उस क्रिया को अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये दोनों तरफ होता है, यानी कि जो वाष्प में बदल गया पदार्थ, उस वाष्प को ठंडा करेंगे तो वापस सीधा ठोस में बदलेगा, वो भी ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। सामान्यतः क्या होता है देखो, ठोस जो पदार्थ है उसको गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, अवस्था परिवर्तन हो गया। द्रव को और गर्म करेंगे तो वो गैस अवस्था में जाएगा, गैस स्टेज में आ जाएगा। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब ठोस में होते हैं, उनको गर्म करते वो सीधे ही गैस अवस्था में आ जाएंगे, ठोस से गैस में, द्रव अवस्था नहीं आती उनके अंदर। और जब गैस को ठंडा करेंगे तो सीधे ही ठोस में आ जाएंगे, उनमें भी द्रव अवस्था नहीं आती है। तो वो पदार्थ जो ठोस से गर्म करने पर गैस अवस्था में बदल जाते हैं और गैस से वापस सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, वो ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाते हैं, और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें साथ में 2-3 डेफिनेशन और है, इसका सही आंसर तो ये पहला ही है, ठोस से सीधा ही वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आगे के और देख लेते हैं अपन पॉइंट। किसी तरल का गैस में बदलना, यानी कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना, द्रव से गैस में बदलना कहलाता है वाष्पन या वाष्पीकरण। क्लियर। और गैस का तरल में बदलना, गैस अवस्था से तरल में बदलना कहलाता है संघनन। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी से गैस बन गया तो वाष्पीकरण होता है, उससे बादल बनते हैं, और बादल के अंदर वापस जो वाष्प है, जल वाष्प है, भाप है, वो ठंडी होती है तो वापस तरल अवस्था में पानी बदल जाती है, जिसे बरसात होती है, उसे अपन संघनन कहते हैं। ठीक है, गैस से तरल में बदलना संघनन प्रक्रिया कहलाती है। और ठोस से ठोस का द्रव में रूपांतरण, जो ठोस द्रव में बदलता है तो उसे कहते हैं गलन, गलन कहते हैं उसको। ठोस पदार्थ जैसे बर्फ है, ठोस है, और उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे या अपन कमरे के तापमान पे रख देंगे तो वो पिघल करके द्रव अवस्था में पानी बदल जाएगी, बर्फ, तो उसका वो गलन है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ कुछ परिभाषाएं और भी अपन ने समझी है, साथ में वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन कौन से हैं। जैसे नेफ्थेलिन है, नेफ्थेलिन आप जानते हैं, जिसको अपन कपूर कहते हैं। कपूर की जो गोलियां आती है मार्केट के अंदर, उसका सूत्र होता है C10H8। 2 बेंजीन रिंग, बेंजीन आपने देखा है, बेंजीन इस प्रकार से, ये बेंजीन एक वलय है और एक बेंजीन वलय और मैंने यहाँ इसके साथ में जोड़ दी, तो ये 2 बेंजीन की जो रिंग है वो कपूर बनाती है। ठीक है, नेफ्थेलिन बनाती है। नौसादर है, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, नौसादर भी ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। और आयोडीन भी ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। शुष्क बर्फ, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ये सारे ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एलपीजी के घटक। देखो पहला ही क्वेश्चन बनता है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखो वास्तव में क्या होता है, पेट्रोलियम गैस होती है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम का मतलब होता है चट्टान का तेल, चट्टानों से निकला हुआ तेल। पृथ्वी में जो नीचे जो कुएं हैं
बड़ी बड़ी चट्टानें हैं पृथ्वी के नीचे, और जिस प्रकार से पानी निकालते हैं कुएं से अपन ड्रिल करके, बोरिंग करके, तो वहां ऐसे ही पाइप जो है बोरिंग की जाती है, ड्रिल मशीन से ड्रिल किया जाता है, और उसमें नीचे से जो लिक्विड निकलता है, चट्टानों से तेल निकलता है, उसे कहते हैं पेट्रोलियम या चट्टानी तेल। अब ये जो चट्टानों का तेल है, इसमें पेट्रोलियम जो निकला है उसके अंदर बहुत सारी चीजें अशुद्धियां होती हैं, उसको अलग अलग तापमान पे गर्म करते हैं, और उसमें एक गैस निकलती है, उसे कहते हैं पेट्रोलियम गैस, जो कि गैस अवस्था में होती है। और जब इस पेट्रोलियम गैस को द्रवीकृत किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, तो ये द्रव अवस्था में बदलाती है, तो इसका नाम हो गया द्रवीकृत प्राकृतिक पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस हो गया। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका नाम पड़ गया। अब देखो इसमें जो खास बात है वो ये है, इसमें होता क्या क्या है इसमें। इसका सही आंसर तो ये है 2 3 4, यानी कि एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। मेथेन क्या है? CS4 को मेथेन कहते हैं, C2H6 एथेन है, C3H8 प्रोपेन है, C4H10 ब्यूटेन है। तो इसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। मेथेन होता है CNG में, जो CNG होती है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें मेथेन होता है। और गोबर गैस या मार्स गैस के अंदर भी क्या होता है? बायोगैस, गोबर गैस या मार्स गैस, एक ही बात है, मेथेन होता है। ठीक है, तो अब देखो अपने जो बात कर रहे थे कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन अलग अलग तापमान पे जब गर्म करते हैं तो उसे प्रभाजी आसवन कहते हैं, और वो 30 डिग्री पे गर्म करते हैं पेट्रोलियम को, तो उस समय LPG प्राप्त होती है। ठीक है, और इसमें होता क्या क्या है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन भी होता है, और मुख्य घटक जो है इनमें सबसे ज्यादा ब्यूटेन ही होता है। अगर बात की जाए कि एथेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन में क्या है, तो ब्यूटेन सबसे ज्यादा होता है। और अपने जो घरों में जो सिलेंडर है, जो सिलेंडर में अपन कुकिंग गैस के रूप में काम में लेते हैं, खाना बनाते हैं, ये वही गैस है LPG, उसमें LPG होता है, और ये गंधहीन गैस होती है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो फिर आप कहोगे सर हमें घरों में जो सिलेंडर लीकेज होता है तो उसमें हमें बदबू आती है, वो किसकी आती है? कि गैस सिलेंडर लीक होने पर दुर्घटना से बचने के लिए इसमें गंध के लिए इथाइल मरकेप्टेन मिलाते हैं। इथाइल मरकेप्टेन को थायोल भी कहते हैं, इसी का नाम है थायोल या इथाइल मरकेप्टेन, जिसके कारण हमें स्मेल के कारण पता चल जाता है कि सिलेंडर लीकेज हो चुका है, दुर्घटना से अपन बच सकते हैं, ये इसलिए इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त खो बैठता है। किसी व्यक्ति के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, और उसकी याददाश्त चली जाती है। अक्सर ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा। तो संभवतः उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? तो ठीक है, यहां अपन को ध्यान देना है कि ये पूछ रहा है कि मस्तिष्क के कार्य, अगर पर मस्तिष्क के कार्य अपन को याद में है। देखो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूं कि मस्तिष्क ये नीचे इसके ये मेरुरज्जु पीछे की भाग, ये खोपड़ी के अंदर, ठीक है ना, खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क है। ये अगर भाग, अगर मस्तिष्क, बीच का भाग मध्य मस्तिष्क, पीछे का भाग पश्च मस्तिष्क। जो अगर मस्तिष्क है, अगर मस्तिष्क का एक भाग होता है प्रमस्तिष्क, अगर मस्तिष्क का ही भाग होता है प्रमस्तिष्क, और मनुष्य के अंदर प्रमस्तिष्क सबसे ज्यादा विकसित है, इसलिए मनुष्य सबसे सभी जीवों के अंदर बुद्धिजीवी है। ठीक है, अधिकांश भाग प्रमस्तिष्क ही कवर करता है, अगर मस्तिष्क का। और प्रमस्तिष्क का जो कार्य है वो होता है याद रखना, यानी कि याददाश्त वाली बात हो गई, तर्क शक्ति, विश्लेषण करना, ठीक है, रीजनिंग वाला जो पार्ट है, ये सारे काम प्रमस्तिष्क ही करता है। लॉजिक, जो सोचना समझना, ये सारे काम प्रमस्तिष्क के हैं। ठीक है, और पीछे एक भाग होता है मेडुला। मेडुला वाला भाग इस प्रकार से आपने डायग्राम देखा होगा इसे, है ना, और ये तो होता है अनुमस्तिष्क, जो चित्र है ना इस प्रकार से बना हुआ, ये अनुमस्तिष्क है, और यहाँ एक उभरा हुआ भाग होता है, उसे कहते हैं मेडुला। तो मेडुला जो भाग होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रिया जैसे श्वसन है, हृदय स्पंदन है, पाचन है, ये अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, इनको मेडुला कंट्रोल करता है। और अनुमस्तिष्क जो है इस प्रकार से जो डिजाइन बनी हुई है ना फूल जैसी है, अनुमस्तिष्क ये करता है संतुलन का काम, शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। और हाइपोथैलेमस जो है ये यहाँ पर, हाइपोथैलेमस एक प्रकार से ग्रंथि होती है यहाँ पर, ठीक है, और उसके नीचे पीयूष ग्रंथि होती है, थैलेमस ग्रंथि भी यही होती है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथियां मस्तिष्क में। तो ये हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से अपने शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है। शरीर का जो टेम्परेचर है, जैसे मनुष्य का तापमान कितना है 36.9 डिग्री सेल्सियस, जिसको राउंड फिगर में अपन 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रण करने का काम करता है। तो यहाँ याददाश्त की बात हो रही है, तो याददाश्त जो है वो काम कौन करता है? प्रमस्तिष्क। तो संभवतः उसका, उस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गलत कथन की पहचान करनी है, तो हमें चारों कथन पढ़ने पड़ेंगे।
मूत्र की पीएच 3 से 5 होती है, यही गलत है। मूत्र की पीएच जो है 5 से 7 होती है। पीएच स्केल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जो पावर है, शक्ति है, पुषांश है, उसे अपन पीएच कहते हैं। और मूत्र का पीला रंग, मूत्र का जो रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम। ठीक है, सही है स्टेटमेंट ये। कृत्रिम विधि से रक्त को बाहर निकालकर यूरिया को पृथक करना डायलिसिस कहलाता है। देखो डायलिसिस नाम आपने खूब सुना होगा। वास्तव में होता क्या है, हमारे शरीर में जो किडनी है, 2 किडनियां होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, और जब ये किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण डैमेज हो जाती हैं, तो उस समय हमारे वृक्क ठीक प्रकार से, किडनी ठीक प्रकार से काम नहीं करती है, तो उस समय क्या होता है, हमारे रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में क्या बढ़ जाती है, यूरिया बढ़ जाती है, और उस यूरिया को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यूरिया एक अवशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो रक्त में से यूरिया को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, उस रक्त को ही बाहर निकालते हैं। ठीक है, और उस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, यानी कि रक्त को बाहर निकालेंगे और उसमें से यूरिया को पृथक कर लिया जाता है, और उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। हिंदी में इसको अपोहन कहते हैं, रक्त अपोहन। ठीक है, तो कृत्रिम विधि से रक्त को बाहर निकालकर यूरिया को पृथक करना डायलिसिस कहलाता है। सही स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट है वृक्क पथरी। देखो किडनी के अंदर जो पथरी होती है उसे अपन किडनी स्टोन भी कहते हैं, पथरी, यह एक नाम, और इसका अस्मरी, ठीक है ना, अस्मरी भी कहते हैं। ये इसके अंदर वास्तव में जो पथरी होती है वो पत्थर किस चीज से बनता है, वो बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। किसके कारण बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जो गलत कथन था वो पहला ही था, मूत्र की पीएच 5 से 7 होती है, ये अपने सही लिख दिया इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु क्या है। विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। कई बच्चे तो यही कंफ्यूज होते हैं कि सर विषाणु है ना, विषाणु, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, तो विषाणु को ही अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। विष के अणु यानी कि विषाणु, ये क्या है, सजीव है या निर्जीव है, या सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। तो इसका सही आंसर तो है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। अब ये सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों है उसको समझते हैं, कि विषाणु जब मिट्टी में, पानी में, हवा में है, तब तक तो वो निर्जीव की भांति व्यवहार करेंगे, निर्जीव रहेंगे। परंतु जब वायरस सजीव के शरीर में आते हैं, पौधे में, जंतु में, मनुष्य में, तो ये सजीव की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना गया है। और देखो इससे जुड़ी हुई कुछ 2-3 बातें और देखते हैं। इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना गया है क्योंकि प्रकृति में निर्जीव की तरह रहते हैं, लेकिन जब किसी सजीव के शरीर में आते हैं, जो सजीव का शरीर है उसके लिए मेजबान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेजबान या परपोषी कहलाएगा, या होस्ट ऑर्गेनिज्म, अंग्रेजी में उसको होस्ट कहेंगे। यानी कि जब ये विषाणु क्या करते हैं, विषाणु किसी भी शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, किसी मेजबान में, परपोषी में या होस्ट ऑर्गेनिज्म में, तब ये उनके अंदर, इनमें वायरस में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, गुंडन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जनन करना शुरू कर देंगे, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे, और ये टॉक्सिन बनाना शुरू कर देते हैं, पॉइजन बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे व्यक्ति अपन बीमार हो जाता है। अब ये जो विषाणु जो होते हैं, जब ये विषाणु, जैसे मान लीजिए मैंने विषाणु डायग्राम बनाया इस प्रकार से, विषाणु ऐसा होता है, ठीक है, और ये जब ये विषाणु जीवाणु के शरीर में संक्रमण करता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु जीवाणु के शरीर के अंदर भी एंट्री कर जाते हैं, तब उस समय उस विषाणु को जीवाणु भोजी कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, उस विषाणु को, वायरस को। अगली बात हो रही है कवकों की। कवक जिन्हें अपन फंगस या फंजाई कहते हैं। ठीक है, इष्ट बहुकोशिकीय कवक है। गलत कथन छाड़ना है, पहला ही कथन गलत है। देखो कवक जितनी भी है सारी की सारी बहुकोशिकीय होती है, परंतु इष्ट एकमात्र एक ऐसी कवक है जो एक कोशिकीय होती है। ठीक है, एस्परजिलस कवक, कवक का नाम है एस्परजिलस कवक, एफेलोटॉक्सिन उत्पन्न करता है। एफेलोटॉक्सिन क्या एक प्रकार का विष है, टॉक्सिन है। ठीक है, एस्परजिलस कवक उत्पन्न करता है। लाइकेन, लाइकेन क्या होते हैं, कवक और शैवाल जब आपस में सहजीवी संबंध बनाते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप करते हैं, कवक और शैवाल आपस में एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, कवक से शैवाल को फायदा होगा, शैवाल से कवक को फायदा होगा, तो उस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। और कवक और शैवाल जब आपस में सहजीवी संबंध बनाते हैं तो उसे अपन लाइकेन कहते हैं। हिंदी में इसको सेवाक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवाक, यानी कि शैवाल प्लस कवक मिलने से सेवाक बन गया। क्लियर। एक चौथा स्टेटमेंट है माइकोराइजा। जब कवक है वो उच्च वर्ग के पौधों के साथ में, उच्च वर्ग के जो पौधे हैं उनकी जड़ों के अंदर जब सहजीवी संबंध बनाते हैं तो उसको माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार आएगा लाइकेन क्या है, माइकोराइजा क्या है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इष्ट क्या है, इष्ट एक कोशिकीय कवक है।
और कवकों द्वारा उत्पन्न जो विष है उसको अफ्लाटोक्सिन कहते हैं। जो कवक जो विष उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? अफ्लाटोक्सिन कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम, जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें जहां जनरल साइंस लिखा होता है, जनरल साइंस के अंदर अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जनरल साइंस का मतलब है सेकेंडरी लेवल की साइंस, यानी कि 10वीं क्लास तक की जो विज्ञान अपन पढ़ते हैं वहां तक के क्वेश्चन आते हैं। और उसमें अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों प्रकार के क्वेश्चन अपन ने यहाँ समझा। धन्यवाद।